हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू वेरांडा आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह। साथियों, आज का जो ये सेशन है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जिसके अंदर आप बहुत सारी फैसिनेटिंग चीजों के बारे में जानेंगे। क्योंकि हमेशा से आपने कुछ ऐसे शब्दों के बारे में सुना रहेगा कि जो कुरुक्षेत्र है वो क्या है, जो गांधार है वो क्या है, मगध है वो क्या है, या आपने बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली मूवी के अंदर जो नए नए इनोवेशंस थे वो क्या है। आपने माहिष्मती का नाम सुना रहेगा, वो है क्या, असल मायने में वो आता कहाँ से है। आज के सेशन में साथियों हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और आपने सबसे फेमस लेवल पे आपने ये चीज देखा रहेगा कि बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी आ गए। वो टीवी सीरियल्स जो कहीं ना कहीं इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द डिनेस्टीज दैट बिलोंग टू द महाजनपद पीरियड। फॉर एग्जाम्पल द धनानंद, नंदा डायनेस्टी के बारे में। यहाँ तक कि बिंबिसार जो थे उनके ऊपर मूवी भी आ गई थी इन द साउथ इंडिया। ठीक है, एंड वंस अगेन अ वेरी गुड मूवी इट वाज। सो बिंबिसारा। ये जो नाम है, ये आज के इस सेशन में हम उन नामों के बारे में कुछ बातें जानेंगे, जिसके वजह से आपके अंदर जो क्लैरिटी है ना उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आज के सेशन को एंड तक जुड़े रहिए साथियों, क्योंकि आज का सेशन इट इज गोइंग टू बी अ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स एंड इंटरेस्टिंग सेशन। ठीक है, हमारे सेशन का नाम क्या है? इट इज गोइंग टू बी द महाजनपदास एंड द राइज ऑफ मगध। अब साथियों, सबसे पहले महाजनपद की बात करें तो ये जो महाजनपद है ना, इसके पहले था वैदिक एज। वैदिक एज के बाद आया महाजनपद। अब जो लेटर वैदिक एज था ना, इस समय पे कुछ डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से महाजनपद बन के आया। अब वो जो डेवलपमेंट जब हुए तो महाजनपद जब बना, महाजनपद को हम एक फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कहते हैं। फेज ऑफ अर्बनाइजेशन क्यों? क्योंकि महाजनपद के अंदर हम जो देखते हैं बड़े बड़े शहर यहाँ पर पाए जाते हैं, बड़े बड़े सिटीज, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह ये सब चीजें पाई जाती हैं। क्योंकि महाजनपद, ये जो वर्ड इटसेल्फ है ना, इट मीन्स ग्रेट सिटीज। ग्रेट सिटीज। और ये जो ग्रेट सिटीज हैं, उस टाइम पे 16 ऐसे ग्रेट सिटीज थे। ग्रेट सिटीज मतलब बहुत बड़े बड़े सिटीज, जैसे आज के टाइम में मुंबई है, बैंगलोर है। ऐसे जो बड़े बड़े सिटीज हैं ये यहाँ पर थे महाजनपद वाले टाइम पीरियड में। ये जो कहा जाता है कि भाई 16 ग्रेट सिटीज थे उस पर्टिकुलर टाइम में। अब ये 16 ग्रेट सिटीज के बारे में हमें बताता कौन है? इस जमाने में लॉर्ड बुद्धा जो थे वो ऑलरेडी आ चुके थे, और भगवान बुद्ध के बाद बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट लिटरेचर्स लिखे गए, और इन्हीं में से एक लिटरेचर था जिनका नाम था अंगुतर निकाया। और ये अंगुतर निकाया जो है हमें कहता है कि भाई 600 बीसी के बाद जो है ना, 16 ऐसे बड़े बड़े सिटीज बन के आए जिनको महाजनपद कहा जाता था। और ये 16 महाजनपद जो हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर ये बन के आए, दैट इज गैंगेटिक प्लेन्स के इधर ये 16 महाजनपद बन के आए। और उनमें से आपने कुछ के नाम भी सुने रहेंगे, दैट इज गोइंग टू बी मगध, गांधारा, अवंती। ये 16 महाजनपद थे। अब ये 16 महाजनपद का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर था ना, कि ये लोग अर्बनाइज थे, एक तो वही है। अब जब मैं इनको अर्बनाइज्ड बोलता हूं तो अर्बनाइज्ड मतलब इसको आप मॉडर्न डे टाइम पीरियड पे ले लो। आप जिस शहर के अंदर रहते रहोगे, या ऐसे नॉर्मली भी ले लो, मुंबई है या कोई बड़ा शहर है, वो अर्बनाइज्ड सिटी जब हम उसे कहते हैं तो अर्बनाइजेशन के अंदर आता क्या क्या है? बड़े बड़े इमारतें आएंगी, वहां पर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, क्वालिटी रहेगा। वहां पर कहीं ना कहीं जो लिवेबिलिटी है वो थोड़ा आसान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ का बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, कनेक्टिविटी रहेगा, एक्सेसिबिलिटी टू वाटर रहेगा, सीवेज सिस्टम कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, सेक्टोरल प्लानिंग रहेगा। फिर उसके बाद अर्बन एरिया है तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, जिसके अंदर डाइवर्सिटी ऑफ बिजनेसेस रहेंगे। अब जब डाइवर्सिटी ऑफ बिजनेसेस हैं तो उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट वाला एंगल रहेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो पॉवर्टी वाला एंगल रहेगा। और अगर बिजनेसेस इतने सारे हैं तो बिजनेसेस अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो उनको एक रिटर्न में कुछ तो भी चाहिए ना। सो देयर विल आल्सो बी अ फॉर्म ऑफ करेंसी यहाँ पे। और जब यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स इतना ज्यादा इलाबोरेट लेवल पे है, उसके लिए कहीं ना कहीं सेफ गार्डिंग मैकेनिज्म भी लगेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स करते करते
कुछ लोग जो हैं वो अमीर बन जाएंगे, और जब यही कुछ लोग अमीर बन जाएंगे तो उनको सिक्योरिटी लगेगी, क्योंकि उनके ऊपर लूटने का भी एक शंका रहेगा उनको। सो दैट इज वाई अब वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सरकार को बीच में आना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम पे तो सरकार नहीं थी, इस टाइम पे कौन थे? राजा थे। तो अब राजा यहाँ पे बोलेंगे कि भाई हम थोड़ी अपने जेब से खर्चा करके आपको सिक्योरिटी देंगे, हमें भी तो कुछ आना चाहिए, तभी तो जाके हम सिक्योरिटी देंगे। सो यहाँ पे क्या हो गया कि देयर इज गोइंग टू बी द टैक्सेशन सिस्टम दैट इज गोइंग टू बी देयर, कि जो लोग हैं लोगों से कुछ लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, और वही टैक्सेस को यूज किया जाता है फॉर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। एंड क्योंकि अब इस टाइम पे ये शहर जो है अर्बनाइज्ड है, इनके पास पैसा है, तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी भी हो गई थी, क्योंकि जो दूसरे बड़े शहर हैं उनसे हमला करने का खतरा था। तो हमला जब हो तो हमारे पास इतने सैन्य बल हो जिसके वजह से हम खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। सो वो चीज यहाँ पे क्या करी गई? इट इज गोइंग टू बी बाय, यहाँ पे वो टैक्सेशन के बेस पे इतनी जो आर्मी वगैरह है उसको मेंटेन करा गया। दैट वाज वन अनदर थिंग। अब जब टैक्सेशन वगैरह होगा तो टैक्सेशन ऐसे सामने से लोग तो आके टैक्स देंगे नहीं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट राजा जो है कुछ लोगों को रिक्रूट करेगा। जैसे आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे रहेंगे जिनको सर्विसेज के अंदर आना है। सो आप सर्विसेज के अंदर जा रहे हैं, आप फंक्शन किसके लिए करेंगे? फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द पीपल। सो यहाँ पर राजा ने क्या किया? बहुत सारे ऐसे लोगों को रिक्रूट किया, और ये रिक्रूट करने के बाद क्या किया गया? इन लोगों को यहाँ पे ये जो डेली गवर्नेंस एक्टिविटीज है ना उसके लिए इन्होंने टास्क दिया। सो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं क्या देखेंगे कि गवर्नेंस की चीजें भी इलेबोरेट लेवल पे करी जाएगी, ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छे से मेंटेन रह सके, एंड सोसाइटी के अंदर अच्छा खासा जो फ्लो जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से चलते रह सके। सो यहाँ पर जब इतना ज्यादा वेल्थ अक्यूमुलेशन किया गया, तो वो वेल्थ अक्यूमुलेशन की वजह से जो छोटे छोटे शहर थे उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े लेवल पे अर्बनाइजेशन करे, एंड वैसे वो बन गए महाजनपद। ठीक है, तो महाजनपद इट इज गोइंग टू गेट क्रिएटेड विद द मिक्सचर ऑफ जना से जनपद एंड जनपद से महाजनपद। मतलब क्या है? जना मतलब क्या होता है जनरली साथियों? जना मतलब इट इज गोइंग टू बी अ ट्राइब, एक छोटा सा ट्राइब। ठीक है, जब ऐसे बहुत सारे ट्राइब मर्ज हो जाते हैं और जब वो बड़ा बन जाता है, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी नोन एज दी जनपद। और ये जो है ये अभी भी जना ही है। ठीक है, एंड देन ऐसे जब बहुत सारे जनपद मर्ज हो जाएंगे, सो इट इज गोइंग टू बी नोन एज महाजनपद। सो ये जो प्रोसेस था ये लेटर वैदिक एज से शुरू हुआ, और बड़े बड़े शहर बाय द टाइम पीरियड ऑफ 600 बीसी ऐसे बड़े बड़े शहर का बनावट हो चुका था। और ये जो बड़े शहर थे आप मेजरली देखेंगे कि ये नॉर्दर्न पार्ट में ही मेजरली प्रिवेलेंट है। कुछ जो हैं गांधार हो गया, कंभोज हो गया, अस्माक हो गया, ये थोड़े अलग एरियाज के अंदर पाए जाते हैं, एंड यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल पूछा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द अदर एग्जामिनेशंस ने भी इसके ऊपर सवाल जनरली पूछा हुआ है। अब जब हम इन 16 महाजनपद की बात करते हैं तो ये 16 महाजनपद जो थे हमेशा से ही एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में थे, क्योंकि इनको हमेशा से एक दूसरे का एरिया चाहिए था। एंड महाजनपद के टाइम पीरियड में जो राजशाही है ना, जो मोनार्की है, वो बहुत ज्यादा और ताकतवर हो गई। मतलब जो ऋग्वेदिक एज में जो राजा थे वो खुद का पावर बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन लेटर वैदिक एज में यही पावर राजा के द्वारा बढ़ाने जाने का प्रयास किया जाने लगा। दैट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने का प्रयास किया गया। और यही चीज जब एक और युग आगे बढ़ा, दैट इज इन द महाजनपद टाइम पीरियड, सो उस टाइम पे राजाओं को और ज्यादा पावर चाहिए था और ज्यादा एरियाज के ऊपर कंट्रोल चाहिए था। इसके लिए दे वर ऑलवेज ऑन अ कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। और ऐसे ही करते करते 16 महाजनपद के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होते चले गए तो 16 में से 4 महाजनपद बचे, एंड 4 महाजनपद जब उसके बाद बचे तो उन 4 में से फाइनली एक, उन 4 के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ,
जब 16 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उनमें से 4 विजेता हुए, और 4 में भी जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें से एक ही विजेता हुआ, एंड दैट इज गोइंग टू बी द मगध एम्पायर। अब जब हम मगध एम्पायर की बात करते हैं साथियों, तो ये जो मगध एम्पायर है, इट इज जनरली, इसका जो टाइम फ्रेम है ना, इट इज फ्रॉम द 550 बीसी से लेके 321 बीसी, क्योंकि 321 बीसी में मौर्यन साम्राज्य यहाँ पे बनता है। लगभग 200-250 सालों के लिए यहाँ पर मौर्यन साम्राज्य जो था वो उसकी यहाँ पे बना मतलब महाजनपद के बाद बना था। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे 200 से 250 सालों के बीच में मगध साम्राज्य जब बना, तो वो धीरे धीरे करके यहाँ पे और ज्यादा पावरफुल होते चले गया, होते चले गया। एंड फिर उसने क्या किया कि फिर उसने एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली मगध को आप देखेंगे तो वो इधर ही है, ठीक है, और मगध ये जो है अराउंड 550 बीसी में इतना छोटा सा ही था। लेकिन धीरे धीरे करके जब वो 321 बीसी तक आया, तो 321 बीसी तक इसका कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस है ना, वो इतना ज्यादा बढ़ गया था। मतलब 200-250 सालों में मगध का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गया था, और वो इतने बड़े एरियाज के अंदर कब्जा करके बैठा हुआ था, मतलब राज कर रहे थे। अब जब ये राज कर रहे थे, तो यहाँ पर सवाल दूसरा ये उठता है कि क्या ये 200-250 सालों के बीच में क्या एक ही साम्राज्य यहाँ पे रूल कर रहा था क्या, मतलब एक ही डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रहा था क्या? तो नहीं, देयर वर अ टोटल ऑफ 3 डायनेस्टीज जो यहाँ पर इस 250 वर्षों के बीच में इस एरिया को, मगध के इस छोटे से एरिया को इतना बड़े बनाने में परिवर्तित करेंगे। तो देयर वर 3 मेजर डायनेस्टीज। अब ये 3 मेजर डायनेस्टीज कौन से हैं? सबसे पहला जो 550 के इर्द गिर्द बना था, तो इसको हम कहते हैं हरियांका डायनेस्टी। हरियांका डायनेस्टी को हटा के बाद में आता है शिशुनाग डायनेस्टी, और शिशुनाग डायनेस्टी को बाद में हटा के आता है नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी जो है वो 321 बीसी तक रहा, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को हटा के अपना खुद का साम्राज्य की शुरुआत करी, दैट इज गोइंग टू बी द मौर्यन एम्पायर। सो इस तरीके से यहाँ पे इन चीजों के ऊपर काम किया गया। अब यहाँ पे हम जो है, आज हमने अभी जस्ट महाजनपद के बारे में बात करी कि 16 महाजनपद थे, उसमें से एक महाजनपद विजेता हुआ, एंड दैट इज गोइंग टू बी द मगध एम्पायर। और अब जो है हम मगध के बारे में बात करेंगे ऑन दीज पर्टिकुलर 3 मेजर डायनेस्टीज। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें तो मगध जो है इन 16 में से 4 जीते, और 4 में से मगध जो है क्यों वही सबसे ज्यादा विजेता रहा, क्यों मगध ही जीता? मगध के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहला तो मगध वाले जो लीडर्स हैं ना, जो मगध वाले रूलर्स हैं, ये रूलर्स क्या थे? दे वर वेरी मच एंटरप्राइजिंग रूलर्स। जो भी मगध के शासक रहे हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा दे हैड अ लॉट ऑफ fascination in their mind, they were ambitious rulers, इसके लिए they were able to capture such a big area। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मगध का जो एरिया है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मगध का जो एरिया था, धीरे धीरे करके जो इसके राजा लोग थे और जो मगध का जो लोग थे, दे वर अनऑर्थोडॉक्स इन नेचर। अनऑर्थोडॉक्स मतलब क्या? उन्होंने धर्म को इतना ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया व्हेन इट केम टू इकोनॉमी, क्योंकि जहां पर बाकी के महाजनपद धर्म को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, वहां पर इन लोगों ने भी दिया, लेकिन उन्होंने इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के ऊपर उसे नहीं दिया। क्यों इकोनॉमी? क्योंकि ऐसा कहा जाता था इन द ब्राह्मणिकल एस्पेक्ट दैट कि आप जो है लिक्विड के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब अल्कोहल हो गया, ऑयल हो गया, आप ये सब चीजों को ट्रेड नहीं कर सकते थे। बट उस जमाने में अल्कोहल एंड ऑयल ये एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ अर्निंग था। सो मगधन लोगों ने यही चीजों के ऊपर ट्रेड करा, एंड दे अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। इसके अलावा जहां पर 16 महाजनपद के ऊपर हमेशा अटैक्स होते थे, और इन महाजनपद को किसी ना किसी ने हमेशा हरा दिया, बट यहाँ पर मगध को जो है कोई हरा नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि मगध के उस जमाने में 2 मेजर कैपिटल थे,
एक था जिसका नाम था राजगृह। राजगृह, इसको हम गिरिव्रज भी कहते हैं। अब ये जो राजगृह अथवा तो गिरिव्रज है, यहाँ पर आप अगर इस शब्द को ढंग से देखेंगे तो संस्कृत में गिरि मतलब क्या, माउंटेन, पर्वत, और व्रज मतलब सिक्योरिटी, मतलब फोर्ट। सो ये जो कैपिटल ऑफ राजगृह है, इट वाज जनरली अ माउंटेन फोर्ट, क्योंकि ये घिरा हुआ था 5 अलग अलग पर्वतों से, और उस टाइम पे एक बड़ी सेना लेके पर्वतों को चीरते हुए आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि पर्वतों के ऊपर होते हैं फॉरेस्ट, और कितने ही फॉरेस्ट को आप काटोगे यहाँ पे, और कितने ही फॉरेस्ट को आप लेके जाओगे, सो दैट इज गोइंग टू बी अनदर मेजर हर्डल फॉर द अदर महाजनपद। इसके अलावा जो इनका दूसरा कैपिटल था, उसको कहा जाता था द पाटलिपुत्र, उसको पाटलिपुत्र कहा जाता था। पाटलिपुत्र को एक वाटर फोर्ट भी कहा जाता था, दैट इज जल दुर्ग। क्यों? क्योंकि ये जो पाटलिपुत्र है, ये सराउंडेड था बाय द वेरियस रिवर्स सच एज पुनपुन, गंगा एंड सोन रिवर। तो ये 3 जो मेजर रिवर्स थे, ये वहां पे पाटलिपुत्र के इधर, जो कि आज के जमाने का पटना होता है, जो कि बिहार का कैपिटल है, यहाँ पर ये पुनपुन जो है, ये 3 नदियां इसको प्रोटेक्ट कर रही थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देयर कैपिटल वाज इनपेनिट्रेबल, जिसके वजह से इनको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिली। सो ये अलग कारण था जिसके वजह से मगध जो साम्राज्य था ना, उसका यहाँ पे उत्सर्जन हुआ। अब इसी मगध साम्राज्य के अंदर जब हम बात करें, तो देयर वर द डायनेस्टीज, देयर वर 3 डायनेस्टीज, और इस तीनों डायनेस्टी के अंदर सबसे पहला जो डायनेस्टी रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी द हरियांका डायनेस्टी। अब हरियांका डायनेस्टी के बारे में कहा जाता है कि इस डायनेस्टी को फाउंड जो है ना, किंग बिम्बिसार ने किया था। अब किंग बिम्बिसार जब इसके फाउंडर रहे, तो किंग बिम्बिसार ने इनिशियली जो है अपना एक्सपांशन करने का प्रयास किया, क्योंकि आप अगर यहाँ पे मैप में देखेंगे तो किंग बिम्बिसार जब मगध को इन्होंने एस्टैब्लिश किया, सो ये बिहार के अंदर है, और बिहार के अंदर अगर आप देखें तो आज के टाइम में जैसे बिहार बाढ़ से त्रस्त रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोसी नदी बहती है, और कोसी नदी हमेशा क्या करती है, अपना जो बहाव है उसको बदल देती है, जिसकी वजह से बिहार के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, तबाही आ जाती है। उसी प्रकार से उस जमाने में भी यही चीज था, क्योंकि कोसी नदी तो उस जमाने में भी बहती थी। तो इन्होंने क्या किया कि इनके पास इतना पैसा नहीं होता था, तो इसके वजह से मतलब इतना खजाना नहीं होता था, क्योंकि बाढ़ सब तबाह कर देता था और टैक्सेस वगैरह इतने नहीं मिलते थे। इन्होंने अंग के ऊपर हमला किया और अंग को कब्जा कर लिया। तो ऐसा करके सबसे पहले तो इन्होंने अपना एरिया इतना बड़ा किया। उसके बाद जब ये वेस्टर्न एरियाज, दैट इज यूपी वगैरह के एरिया में, जहाँ इतना बाढ़ नहीं आता था, बारिश वगैरह अच्छा होता था, खेती अच्छा होता था, जब वो यहाँ पर हमला करते हैं तो वो जीत नहीं पाते हैं। सो देन ही फाइनली अंडरस्टैंड्स कि यार, अब अगर जंग के माध्यम से नहीं जीत पा रहा हूँ, तो कुछ और चीज करके यहाँ पे इन एरियाज के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। देन ही इज गोइंग टू गो थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस। मतलब वो क्या करेंगे, ऐसे 3 शादियां करेंगे। वन इज दैट, वो कोसला महाजनपद जो है, उसके जो प्रसेनजीत, राजा प्रसेनजीत थे, उनकी जो बहन थी, उनसे इन्होंने शादी करी, दैट इज महाकोसला देवी। दूसरा, यहाँ पर ऊपर जो है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे वज्जी महाजनपद था, उनके जो बेटी थी, दैट इज चेतक राजा थे, उनकी बेटी थी, ठीक है, उनसे इन्होंने शादी करी। एंड तीसरा जो है यहीं पर हरियाणा के इधर, देयर इज गोइंग टू बी द मादारा क्लैन, और इस मादारा क्लैन के जो चीफ है, उनकी बेटी से भी इन्होंने शादी करी। ऐसे करके मैट्रिमोनियल अलायंस करके इन्होंने अपना एरिया बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, ठीक है। एंड इसी पर्टिकुलर टाइम पे हिज कंटेम्पररी वाज अवंती, और अवंती जो था, इट वाज अंडर द रूल ऑफ द चंदा प्रद्योता। अब ये जो व्यक्ति थे, दैट इज बिम्बिसारा, 50 सालों तक इन्होंने राज किया, लेकिन इनके बेटे को भी फिर उसके बाद राजा बनना था, तो इनके बेटे ने राजगद्दी छीनने का प्रयास भी किया, बट वो छीन नहीं पाए। लेकिन बाद में फिर उनके बेटे ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि वो जो है अपने पिताश्री का कत्ल कर देंगे और फिर जाके इस साम्राज्य के ऊपर कब्जा करेंगे।
और ऐसे करके अजातशत्रु ने क्या किया, इस साम्राज्य के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को और ज्यादा बड़ा बनाया और अपने पावर को कंसोलिडेट भी किया। अब इसी पर्टिकुलर टाइम पे इनके बाद इनके बेटे जो हैं किंग उदयना, ये राजा बनते हैं। और किंग उदयना के लिए देखिए, अभी तक इन दोनों राजाओं के टाइम पे जो इनका कैपिटल था ना, दैट इज गोइंग टू बी द गिरिव्रज या राजगृह। लेकिन जो किंग उदयना है, ही इज क्रेडिटेड विद कंस्ट्रक्टिंग द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र। ठीक है, सो किंग उदयना। अब ये 3 मेजर रूलर्स थे ऑफ द हरियांका डायनेस्टी। इसके बाद वाले रूलर्स इतने सक्षम नहीं रहे। इसी वजह से क्या हुआ कि जो आगे आने वाले रूलर्स थे ना, जब वो सक्षम नहीं है, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शिशुनाग, जो कि मगध के लिए ही काम करते थे। इन्होंने क्या कर दिया, जो लास्ट रूलर थे उनको मार के अपना खुद का डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर दिया। दैट वाज नोन एज द शिशुनाग डायनेस्टी। और ये शिशुनाग डायनेस्टी में मेजरली 2 लोग ही थे, दैट इज गोइंग टू बी वन शिशुनाग हिमसेल्फ, एंड देन शिशुनाग के बाद जो इनके बेटे थे, इट इज गोइंग टू बी द काल अशोक। ये अगले राजा बनते हैं। काल अशोक को आप कंफ्यूज मत होना विद अशोका द ग्रेट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। वो अशोका है, ये काल अशोक है। सो काल अशोक और इन लोगों का इतना ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था, बस थोड़ा बहुत लेवल पे कंसोलिडेशन वगैरह किया गया, एक्सपांशन किया गया था। एंड काल अशोक ने उस टाइम पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को कंडक्ट किया था, ठीक है, विच वाज अ स्टेप अहेड टू बूस्ट द बुद्धिज्म इन इंडिया। इसके बाद काल अशोक के जो इलेजिटिमेट सन थे, ठीक है, क्योंकि काल अशोक एक क्षत्रिय हैं एंड इनको प्यार हो जाता है एक शूद्र लड़की से। और ये जो शूद्र लड़की थी उनका नाम था पद्मा, और इनका एक बेटा हो जाता है। ये बेटा जब बड़ा होता है, वो बेटा काल अशोक से अपना हक मांगता है, अपना हिस्सा मांगता है। सो काल अशोक जो है, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं और जो मगध साम्राज्य था वो कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था के अंदर मानता था, तो एक क्षत्रिय जो है शूद्रा से प्रेम किया, वही सबसे पहली बात तो गलत थी उनके लिए। और उसके बाद अगर बच्चा हक मांगने आ रहा है और अगर उसको दे दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज जो है वो काल अशोक को माफ नहीं करेगा। सो दैट इज वाई व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट द पर्टिकुलर लोग जो हैं, इनके बेटे को जब वो हक मांगने आते हैं तो जलील करके वहां से भगा देते हैं। और जब जलील करके भगाते हैं तो ये व्यक्ति बाद में बदला लेने के लिए अपने फादर को ही मार देता है एंड खुद राजा बन जाता है। और फिर इसके बाद सारे क्षत्रियों को ये परसिक्यूट करने लगता है इन द नॉर्थ इंडिया। और जब वो राजा बनता है तो वो व्यक्ति का नाम होता है महापद्मनंदा। पद्मा जो है, ये इन्होंने अपना नाम अपनी माताश्री से लिया था और यहाँ से शुरुआत होता है नंदा डायनेस्टी का। महापद्मानंदा के डेथ के बाद धनानंद, ये उनके एक बेटे होते हैं, वो अगले राजा बनेंगे। लेकिन धनानंद भी जो है वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं एंड 321 में इन्हें भी हरा दिया जाता है। लेकिन धनानंद का एक मेजर कंट्रीब्यूशन ये है कि जो धनानंद है ना, इनके टाइम पीरियड पे जनरली क्या हुआ था कि जो विदेश से जो एक सबसे बड़े आक्रामक व्यक्ति थे, उन्होंने भारत के ऊपर इन्वेड किया था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू बी नोन एज सिकंदर, मतलब अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया, भारत के ऊपर उसने इन्वेजन करा एंड वो धनानंद के टाइम पे ही था। लेकिन कभी इसकी धनानंद से मुलाकात नहीं हुई, धनानंद से इसका जंग नहीं हुआ, क्योंकि धनानंद पर हमला करने से पहले ही वो लौट गया, क्योंकि उसके सैन्य बल जो थे वो बहुत ज्यादा थक चुके थे और वो डर भी गए थे जो धनानंद है उसका बल सुन के। क्योंकि धनानंद के पास लगभग 2 लाख का सैन्य बल था, मतलब इन्फेंट्री था, 60,000 घोड़े थे एंड कैवलरी था, 3,000 हाथी थे। सो इतना बड़ा सैन्य बल था इनका, तो जाहिर सी बात है देयर इज ये मुनाजिम है कि डर लगे। बट हमला कभी किया नहीं गया, उसके पहले ही सिकंदर वापस चले गए। एंड देन फिर इसके बाद धनानंद को हरा के मौर्यन डायनेस्टी बना, जिसके अंदर गुप्ता साम्राज्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, यहाँ पर अपना खुद का साम्राज्य बनाया।
तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे हरियांका डायनेस्टी, ठीक है, देन देयर इज गोइंग टू बी दी अदर डायनेस्टीज, और ये नंदा डायनेस्टी के समय तक इतना बड़ा बन चुका था, ठीक है। सो साथियों, इसी के साथ ये था एक बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू ऑन द महाजनपद्स एंड द राइज ऑफ मगध। एंड ऐसे ही और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें एट वेरांदा IAS, एंड आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी, फॉर वॉचिंग वेरांदा IAS। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड जय हिंद। Veranda IAS, where your dream becomes reality.